डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली हम लोग कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन, उसके लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, एनालिटिकल फंक्शंस और यदि समय मिला तो इसके ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग जो है विदा लेंगे। लेकिन विदा लेना तो बहुत दूर की बात है, पहले हम स्टार्ट तो करें। जब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक ना, काफ़ी डिटेल में। लेक्चर नंबर 251 से लेकर के लेक्चर नंबर 259 तक जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है चीज़ें बताया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आज समय आ गया है कि हम थोड़ा समझें कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये बताया था x प्लस आई वाई, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। i की जो वैल्यू होती है यही इमेजिनरी पार्ट है और इसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट -1, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब बात कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए x प्लस आई वाई क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब ये x और i क्या है, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर x और y, तो यही तो एक प्लेन है, यही एक रीजन है। लेकिन इस x y में भी एक फंक्शन होता है जिसको कि हम लिखते हैं w इक्वल टू यू प्लस आई भी, ठीक है। और u और v इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यदि u और v एक्स वाई का फंक्शन है तो ये w भी z का फंक्शन होगा। और z को कैसे कैसे लिख सकते थे, x प्लस आई वाई तो लिखते ही हैं, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिखते हैं, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब आता था। ये सब काफ़ी डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। अब आज बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है आपका, ये भी लेक्चर नंबर आपका मान करके चलिए कि अभी ये लेक्चर नंबर आज जो है वो लेक्चर नंबर है फर्स्ट लेक्चर नंबर 261 और ये कम से कम जो है आपका 275 तक मानकर चलिए जाएगा। तो 10 से 15 लेक्चर में मेरी कोशिश होगी इसको कवर करने की। तो आइए सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आई वाई, और इसी रीजियन में एक और फंक्शन होगा जिसको हम लोग लिखते हैं u प्लस आई भी। और u प्लस आई भी को ही हम लोग इसको तो बोलते हैं क्या, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बेसिकली इसके अंदर ही एक्स वाई का फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग फंक्शन जो पढ़े हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो ही नहीं पढ़े हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही बेस्ड हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन और भी कुछ पढ़े हैं। और आज जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन भी देखेंगे। इस एप्लीकेशन इसको कहाँ करते हैं, तो देखिए चूँकि अपने चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल पंडित। मैकेनिकल में तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो या वाइब्रेशन हो, ठीक ना, या आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो। इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, जहाँ भी फ्लो है, जहाँ भी मूवमेंट है, जहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफ़र है, वहाँ पे आपका क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लगता है। यदि आप बात करते हैं क्या, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, क्या लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो यहाँ ध्यान दीजिए कोई भी एक जो है एक्स वाई में आपका क्या है, एक्स और वाई है, और इस एक्स वाई में कोई एक फंक्शन जेड नट है और यही मूव हो करके ये कहाँ चले गया, मान लीजिए एल पर चले गया। लेकिन
फंक्शन तो यही था और इसकी जो रेडियस है मान लीजिए कि डेल्टा है, ठीक है ना। कोई फंक्शन यहाँ पर जेड है और यही मूव होकर के कहाँ चले गया, यहाँ पर चले गया आपका। तो यहाँ भी ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ही है, सेंटर होगा और सेंटर में जो है आपका यही एप्सिलॉन है। बोलिएगा इस कुछ सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में देखिएगा। ये क्या हो गया आपका, ये जो हमने बताया था कॉम्प्लेक्स, ये हो गया एक्स वाई का जेड प्लेन, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन मतलब जेड प्लेन, और यहाँ पर ये डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई भी, मतलब ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लेन, ठीक है ना। क्या हो गया, डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं कि W इज द फंक्शन ऑफ जेड, W इज द फंक्शन ऑफ जेड, तो इट इज बेसिकली सेड टू बी टेंड टू लिमिट एज जेड अप्रोचेज टू जेड नट। जेड कहीं पे कोई पॉइंट है तो लिमिट हम यहाँ करते हैं कि जेड टेंड्स टू जेड नट, ठीक है। जेड टेंड्स टू जेड नट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर यू कैन से, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि वह रियल नंबर जो है क्या है, डेल्टा है। दैट मीन्स कि जेड कोई फंक्शन है और वो अप्रोच कहाँ कर रहा है, जेड। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पानी यदि कहीं ऊपर रखा हुआ है, पानी कहीं ऊपर रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, हमेशा नीचे की ओर फ्लो होने की कोशिश करेगा कि नहीं। उसी तरह से कोई भी फंक्शन जेड नट के पास आने की कोशिश करेगा, दैट इज दी इट इज टेंडिंग टू मूव एट द सेंटर। यू कैन से कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक ना, और यहाँ पर जो है आपका मान लीजिए कि सेंटर जो है मैंने बताया था कि जेड प्लेन के अंदर ही ये प्लेन है, तो ये सेंटर मान लीजिए एल है, तो एफ ऑफ जेड और माइनस जो है एल करेंगे आप, ठीक है, इसका मोड निकालेंगे, दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर like for mode of z minus z naught, ठीक है ना, and that must be z minus z naught, that must be lesser than डेल्टा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, डेल्टा है, ठीक ना, फॉर एवरी एलिमेंट। बट z जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, z कैन नॉट बी z नट, ठीक ना, z जो है z नट के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो आपका z प्लेन है, जो जेड प्लेन है, यहाँ पर एफ ऑफ जेड हैज लाइंग ए वैल्यू इन दी डब्ल्यू प्लेन आल्सो, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये जो है जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन में कैसे चेंज होगा, जब हम जेड जो है लिमिट टेंड्स टू जेड नेट कर दें और एफ ऑफ जेड जो है क्या कर दें, एल कर दें, तब ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू एल कब होगा, ये फंक्शन उठ करके ये, अर्थात ये एफ ऑफ जेड जो है एल की ओर टेंड होगा, ये जेड जेड नट के पास आएगा टेंडिंग टू जेड नट। तो यहाँ पर ये कब होगा, जब लिमिट हो जाए आपका जेड टेंड्स टू जेड नट, ठीक ना। तो जब जेड जेड नट के पास आएगा तो एफ ऑफ जेड यदि कोई फंक्शन है तो एल के पास आएगा। और ये हमने बताया है कि u और v भी आपका x और y का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो लिमिट का डिफिनीशन है आपका, वो लिमिट का डिफिनीशन सिर्फ इतना सा है कि इन एवरी सिमिलर कंडीशन, ठीक है ना, इट इज वेरी डिफरेंट फॉर रियल कैलकुलस हैविंग x अप्रोच टू x नट, y अप्रोच टू y नट, एंड देन z विल बी अप्रोच टू z नट। ऐसा संभव नहीं है, बट इन जनरल हम मान करके चलते हैं कि यदि z z नट की ओर जाएगा तो f ऑफ z l की ओर जाएगा, ठीक ना। यदि हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ z की, इफ आई टॉक कंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़े होंगे। तो एक तो लिमिट्स आपने देखा कि किस तरह से जा रहा है, कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्या है,
W equal to f of z will be continuous at z equal to z naught if कब ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस कब होगा, जब लिमिट आपका f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z नट, दैट मीन्स z टेंड्स टू z नट हो। ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। ये कंटिन्यूस जो है तभी होगा, ये कंटिन्यूस तभी होगा जब जो है ये आपका क्या होगा, z टेंड्स टू z नट होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर f ऑफ z की बात करेंगे तो कोई भी रीजियन हो, ठीक है ना, कोई एक स्पेस हो, ठीक है ना, मान लीजिए कोई स्पेस है R, ठीक है ना। अब इसमें जो है z प्लेन हमने बताया xy, ठीक है ना। तो इफ इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ दैट रीजियन z, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है आपका इफ w इक्वल टू एफ ऑफ z है, और ये एफ ऑफ z में हम बता चुके हैं कि u भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, प्लस ये i v भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, तो इट विल बी कंटिन्यूअस, विल बी, जो अभी आप यहाँ देख रहे थे ना, विल बी कंटिन्यूअस, कब, विल बी कंटिन्यूअस फॉर एट z इक्वल टू z नट, यदि ऐसा दिया है तो फॉर एवरी एक्स वाई, ठीक है ना, दैट मीन्स कि x विल बी टेंड्स टू x नट एंड y विल बी टेंड्स टू y नट, ठीक है ना, तभी तो ये वाला जो है आपका z इक्वल टू z नट होगा, ठीक है ना। लेकिन बार बार जो है हम ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका लिमिट हो गया, ये कंटिन्यूटी हो गया। बात करते हैं किसकी, डेराइवेशन की, डेराइवेटिव लिखे हैं ना, डेराइवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड। डेराइवेटिव की यदि बात करते हैं तो डेराइवेटिव मतलब क्या है, कि कोई आपका एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, और इस प्लेन में कोई आपका सपोज कीजिए कि रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है ना। अब यहाँ x में इंक्रीज हो गया डेल्टा x, और ये y एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो है ये x एज इट इज रहा, ठीक है ना, और ये y प्लस डेल्टा y इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस क्यू पे आ गया, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कि आपका ये w इक्वल टू एफ ऑफ जेड कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और z इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x प्लस आई वाई, ठीक है ना, देन डेराइवेटिव ऑफ w ऑफ f ऑफ z, इसकी बात करेंगे क्या, डेराइवेटिव ऑफ w इक्वल टू एफ ऑफ z, दैट मीन्स कि dw बाई dz इक्वल टू एफ डैश ऑफ z, और लिमिट, ठीक है ना, डेल z टेंड्स टू 0, और f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z अपन डेल z, क्योंकि z क्या हो गया है, z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z आ गया अपन डेल z क्या है यहाँ पर, टेंड्स टू 0, provided the limit exists and has the same value for all the different ways in which delta z approaches to 0। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जिस तरह से यहाँ पर एक्स वाई है, उसी तरह से यहाँ पर p ऑफ z लिख सकते हैं। तो p ऑफ z यहाँ पर लिखेंगे, एक अलग कलर से लिख देते हैं, मान लीजिए p ऑफ z लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q ऑफ z प्लस डेल z लिख सकते हैं क्या, जिस तरह से यहाँ पर x प्लस डेल x लिखे हैं, उसी तरह वहाँ z प्लस डेल z भी लिख सकते हैं। इसमें एक जो है थ्योरम आता है,
इसी के बेसिस पर ध्यान दीजिएगा वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन देखेंगे। थ्योरम ये कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ w इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, ठीक है ना, इक्वल टू क्या f ऑफ z टू एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z इन रीजन r is possible if and only if there is del u upon del x, del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y are continuous function of x and y, are continuous function of x and y in a region r, ठीक है ना, कोई रीजन है। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा यही कहता है कि डेल यू अपन डेल एक्स विल बी इक्वल टू डेल वी अपन डेल वाई, ये प्रूफ करेंगे अपन अभी, ठीक है ना, एक। और दूसरा डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपन डेल एक्स। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और एक ये पार्ट, ये तो बिल्कुल रट जाइएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपन डेल वाई और डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपन डेल एक्स, ये बहुत काम आएगा। इस रिलेशन को जो है इस रिलेशन को जो है ये वाली रिलेशन को जो हम लोग बोलते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कॉची रीमैन इक्वेशन, या शॉर्ट में इसको CR बोलते हैं, CR इक्वेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इन शॉर्ट डेराइव भी करेंगे अभी, इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा डेराइव भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पर कंडीशन इज नेसेसरी, जैसे हम अभी बताए थे ना, कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन क्या नेसेसरी रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इफ f ऑफ z, ठीक ना, पजेजेज a, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका प्रूफ टाइप से, ठीक ना, कि f ऑफ z पजेजेज a यूनिक डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ z, then f dash of z equal to limit del z tends to 0 f of z plus del z minus f of z upon del z, ठीक है ना, f of z plus del z minus f of z, ठीक है ना। अब z plus del z है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर z plus del z है, तो इसको uv में चेंज कर सकते हैं क्या अपन कहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ, फिर उसको अपन डेराइव करेंगे। z प्लस जेड है, तो एक जब लिमिट इसको x में चेंज करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली डेल्टा x भी टेंड्स टू 0 होगा और डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होगा। पहले तो ये ध्यान रखिए। दूसरा कि यहाँ पर z प्लस डेल जेड, दैट मीन्स कि u ऑफ x प्लस डेल x और y प्लस डेल y होगा, प्लस i भी x प्लस डेल x और y प्लस डेल y माइनस, अब ये एक हो गया, ठीक है ना। फिर f ऑफ z के जगह पर क्या आएगा, f ऑफ z की जगह पर यही आपका u ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस i भी एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल x प्लस i डेल y होगा, i प्लस डेल y। अब यहाँ पर ये जो आपका आया i प्लस डेल y, तो यहाँ पर ध्यान देंगे
तो जो डेल्टा जेड है, ठीक है ना, डेल्टा जेड है, that is approaching to zero, it is good, but at a single moment we cannot take both of these conditions simultaneously. Then what we will need to do, we have to take one by one. That means कि when delta z is fully real, in another condition when delta z is fully imaginary, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, when delta z, क्या लिखेंगे, when delta z is fully real, ठीक है ना, जब fully real होगा देन क्या होगा, देन डेल्टा y क्या हो जाएगा आपका 0 और डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा x। ध्यान से समझिएगा, डेल्टा y क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा x। तब ये जो आपने अभी निकाला था f डैश ऑफ z, यहाँ पर f डैश ऑफ z निकालेंगे, f डैश ऑफ z निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और इधर क्या आ जाएगा आपका u और x प्लस डेल एक्स y माइनस u एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका ये y तो 0, सॉरी डेल y तो 0 हो गया, तो ये y बचा माइनस ये वाला u एक्स वाई, सही है, अपन ये रियल पार्ट हमने लिया क्या डेल्टा x और प्लस आई, ठीक ना, और भी क्या होगा, आई भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए x प्लस डेल एक्स तो होगा, क्योंकि x प्लस डेल एक्स तो जाएगा, ये रियल पार्ट वाला है, और डेल y 0 है, ये क्या हो गया y माइनस भी और x y अपन क्या हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा। अब इसको आप ब्रेक करेंगे, देखिए तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, डेल u अपन यहाँ पर डेल u अपन डेल x हुआ कि नहीं, डेल u अपन डेल x अब प्लस आई डेल v अपन क्या डेल x, देख लीजिए सही है, डेल v का जो है डिफ्रेंसिएशन और यहाँ पर u का डिफ्रेंसिएशन। उसी तरह से ये अभी आप क्या लिखे थे, व्हेन डेल्टा जेड इज फुल्ली रियल, सेकेंड कंडीशन क्या बोले होगा कि व्हेन, ये जो है आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ पर व्हेन डेल्टा जेड इज फुली इमेजिनरी, ये क्या है इमेजिनरी है, व्हेन डेल्टा जेड इज फुली इमेजिनरी, तो अब क्या होगा एफ डैश ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। और यहाँ पर अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ से उठा करके लाना पड़ेगा अपने को, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब फुल्ली जब इमेजिनरी होगा, जब इमेजिनरी होगा तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0 रियल पार्ट, और डेल जेड जो है आपका, डेल जेड क्या हो जाएगा आई डेल वाई, यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस u एक्स वाई अपन क्या हो जाएगा आई डेल वाई प्लस आई भी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस भी ऑफ एक्स वाई अपन क्या हो जाएगा आई डेल वाई, ठीक है सही है। डेल्टा एक्स सिर्फ 0 किए हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डेल भी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका आई अंदर जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका
ये जो है आपका आई, तो आई और आई तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जो बचेगा ध्यान दीजिए, ये डेल्टा यू अपन आई डेल वाई, ध्यान दीजिएगा, डेल यू अपन डेल वाई, और ये बचा आपका आई आई कैंसिल हो गया, तो डेल भी अपन क्या डेल वाई। अब ये नीचे आई है तो कैसे काम चलेगा, तो हम पहले डेल भी अपन क्या लिख लिए डेल वाई, अब प्लस ये आई है तो आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आई डेल यू अपन ये आई स्क्वायर डेल वाई हो जाएगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, ये डेल भी अपन डेल वाई, और ये आई स्क्वायर का क्या होता है -1, ये माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, आई डेल यू अपन डेल वाई। सही है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो दो कंडीशन यहाँ पर निकला, ध्यान दीजिएगा, जिस समय रियल पार्ट आपका 0 था, ठीक है ना, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 0 था, तो ये इक्वेशन बना था। जिस समय आपका रियल पार्ट 0 है उस समय ये इक्वेशन बना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एफ डैश ऑफ जेड है, ठीक है ना, एफ डैश ऑफ जेड है, ये भी एफ डैश ऑफ जेड निकला है और ये भी निकला है। तो कैन वी इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 and 2, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस आई डेल भी अपन डेल एक्स प्लस आई डेल भी अपन डेल एक्स इक्वल टू ये वाला पार्ट डेल भी अपन डेल वाई माइनस आई डेल यू अपन डेल वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ क्या लिखेंगे आप, डेल यू अपन डेल एक्स अपन डेल भी अपन डेल वाई और डेल भी अपन डेल एक्स, और इधर माइनस डेल यू अपन डेल वाई, ठीक है। ये जो है आपने जो यहाँ पर हम लिखे थे और जिसको हमने बोला था सी आर इक्वेशन, क्या सी आर इक्वेशन कहाँ बोले थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी हमने बताया था ना ये, ठीक है ना। तो ये सब कब हम प्रूव किए, जब कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है ना। तो नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है ना, कंडीशन इज सफिशिएंट, तब ये आपका कॉन्सेप्ट निकल करके आया था दोस्तों, ठीक है। अब इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लिख भी दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा और पार्ट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन, जो हमने अपने टॉपिक में लिया था। ध्यान दीजिए, यही है ना आपका टॉपिक, एनालिटिक फंक्शन दिख रहा है। तो अब इसके बाद एनालिटिक फंक्शन क्या है समझ लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करके आपसे विदा लेंगे। एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, a function which is single valued and possesses a unique derivative with respect to z at all points in a region is called analytic, और holomorphic function भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, a फंक्शन f of z, ये फंक्शन क्या है f of z which is single valued, which is single valued and possesses a unique derivative with respect to z at all point of region R is called
is called analytic or holomorphic फंक्शन, ठीक है ना, होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ किसका, जेड का, ठीक है ना। तो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज सिंगल वैल्यूड एंड पोजेसेस ए यूनिक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है ना। अच्छा, ए पॉइंट एट विच एनी एनालिटिक फंक्शन सीजेस टू पोजेस डेरिवेटिव इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है ना। कोई पूछता है इसी में आपसे कि सिंगुलर पॉइंट क्या है। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कि फर्दर डेराइवेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, एन एनालिटिक फंक्शन सीजेज टू possesses a derivative is called singular point function. That means कि u and v are real valued function of x and y, ठीक है ना। और जो है जैसे कि हमने बताया u और v ये दोनों ही क्या है, एक्स वाई के ही फंक्शन है, दोनों क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है, ठीक है ना। और इसमें जो है जो हमने बताया डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल वाई, डेल वी अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वाई आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द गिवन स्पेस और रीजन। देन सी आर इक्वेशन जो कॉची रीमन इक्वेशन था वो क्या था, एक बार और लिख देते हैं। डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपन डेल वाई होता है, एंड डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपन क्या होता है, डेल एक्स। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये बार बार इसमें भी जरूरत पड़ेगा और ऐसे भी इसको याद रखना ही चाहिए, ठीक है ना। दैट इज इट इज necessary and sufficient condition, it is necessary and sufficient condition, ठीक है ना, sufficient condition for function f of z equal to u plus I v to be analytic, एनालिटिक होने के लिए ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स of an analytic function are called conjugate function. The relation between two conjugate function is given by CR equation, ठीक है ना। CR मतलब कॉची रीमन इक्वेशन, याद रहेगा, ठीक है ना। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर समय आ गया है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके और फिर आगे हम लोग बढ़ें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ w इक्वल टू log z is given, if w equal to log z, then find, और ध्यान रखिएगा z क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये हम बता चुके हैं। क्या बोल रहा है, देन फाइंड dw by dz and determine where
where W is non एनालिटिक, W इज नॉन एनालिटिक। अब W जो है नॉन एनालिटिक कब है, ठीक ना, दैट मीन्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये W इक्वल टू हमको क्या मालूम है, U प्लस आई भी, ठीक ना, और इसमें आप लगाएंगे लॉग, तो लॉग का क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, यही होता है ना जेड का, ठीक ना। और इसको जब हम और ब्रेकअप करेंगे, ठीक ना, क्या ब्रेकअप करेंगे किस तरह से, जब इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को सॉरी क्या बोलते हैं मोड निकालेंगे, ठीक ना, लॉगरिथमिक फंक्शन से, तो ये क्या निकल करके आता है, आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि ये x प्लस आई वाई जेड इक्वल टू होता है, और यही जो है आप क्या लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि वहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, उसके बजाय यहाँ पर थोड़ा सा, अब ये r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। ये बहुत शुरुआती लेक्चर में हमने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 251 या 252 में ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस आई वाई को हम क्या लिखेंगे, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 1/2 और प्लस आई tan इनवर्स जो है आपका क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। डैट मीन्स कि यहाँ यदि हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस जो है आपका आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक ना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू हाफ, u क्या है आपका हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स, ठीक ना, डेल u बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो यही तो प्रूफ करना है अपने को, ये आप प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1/x होता है ना, इधर 2x जाएगा तो 2 2 कट जाएगा, और यहाँ पर ये डेल v अपन डेल वाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं, क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप, डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ भी यही चीज़ आएगा, क्या वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल वी अपन डेल एक्स यहाँ पर निकालिए तो क्या आएगा, डेल वी अपन डेल एक्स में, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगा, 1/1 और डेल वी बाई डेल एक्स है, तो एक्स है नीचे, एक्स है, एक्स टू द पावर ऊपर करेंगे तो -1, एक्स टू द पावर क्या होगा -1, तो माइनस इसमें आ जाएगा, सिर्फ यही अंतर रहेगा, माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपन डेल एक्स आ गया कि नहीं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो है आपका ये डेल यू अपन डेल एक्स और डेल वी अपन क्या आया है, डेल यू डेल वाई आया है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि सी आर जो इक्वेशन है, कॉची रीमैन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, जो पार्शियल डेरिवेटिव है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, आर कंटिन्यूअस, दैट मीन्स कि W इज एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है ना, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ठीक ना, अरे बस समझ में, तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। अनदर पार्ट इज कि डेल्टा जब हम बात करते हैं डेल W अपन डेल Z की, तो क्या लिखते हैं हम, डेल U अपन क्या डेल x प्लस आई
डेल वी अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपन डेल एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल वी अपन डेल एक्स क्या निकला था, यही माइनस आई और वाई अपन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस आई वाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना, और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या एक्स माइनस आई वाई रहने दीजिए और नीचे कर दीजिए एक्स प्लस आई वाई और इधर एक्स माइनस आई वाई, ठीक ना, क्या हो जाएगा 1 अपन एक्स प्लस आई वाई, दैट मीन्स क्या 1/z, एंड हेंस प्रूव दैट z कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि z यदि जीरो हो गया तो डेल w बाई डेल z क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज आइडेंटिकल इन form to that of the derivative of function of real variable, and hence the rule of differentiation of for any complex function are for the same whether it is real or imaginary. That means a complex function is once known to be analytic, it can be differentiated just in the ordinary way, ordinary way में ही differentiate करेंगे। जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो यहाँ पर एक हम लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फिर सॉरी वेदर इट इज कौन सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो और एनालिटिक फंक्शन हो, एनालिटिक फंक्शन इट्स डेरिवेटिव, इट्स derivation will be very similar to ordinary calculus, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी कैलकुलस होता है ठीक उसी तरह से इसका भी डेराइवेशन होता है। तो आइए आज हम लोगों ने जो पढ़े, ठीक है ना, उसमें अब समय आ गया है कि एक बार पूरा हम लोग इसको देख लें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें ये आज एनालिटिक फंक्शन पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक ना, कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, और इसके बाद जो है हमने निकाला था क्या कि ये जो है आपका लिमिट्स और कंटिन्यूटी समझाने के बाद इसका डेरिवेटिव बताए थे कि कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, या कह सकते हैं कि थ्योरम बताए थे, ये कुछ था आपका, ठीक है। और इसको सिर्फ हमने बताया ही नहीं था, इसमें हमने ये भी बताया था कि दिस इज दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड CR इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, CR इक्वेशन, और इसको हमेशा याद रखना है, अभी नहीं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रूफ भी किया था, ये आपके सामने प्रूफ है, ठीक है, ये सब हमने प्रूफ किया था, ठीक है ना। प्रूफ करके ये हमने बताया था कि CR इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है। फिर एनालिटिक फंक्शन बताए थे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ही जैसा एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि कोई भी जहाँ पर आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन यदि है, ठीक है ना, और यूनिक डेरिवेटिव हो, ठीक है ना, तो उसी को एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, ठीक है। ये हमने आपको सॉल्व किया था। फिर एक जाते जाते न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताए, ठीक है ना, और ये न्यूमेरिकल बताने के साथ ही, प्रूफ करने के साथ ही, यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे करके जो है इसको वाइंड अप किए थे कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो या एनालिटिक फंक्शन हो, ध्यान रखिएगा कि उसका जो डेराइवेशन होगा,
ठीक है ना, जो ऑर्डिनरी कैलकुलस में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सिमिलर टू दैट वन ही जो है उसका डेराइवेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन भी बहुत हद तक उसी तरह से होगा। तो आज यहीं तक, आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, ठीक ना, और मस्त रहिए, ठीक ना, और हैप्पी से हैप्पी रहिए, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।